Atrisha, on 6th September, Rahul Gandhi ji is going to Telangana. And अभी सबकी बातचीत से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो 24-25% वोट है वो बढ़ रहा है धीरे से। अब वो सीट्स में कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सब मेहमानों की बात से ये लग रहा है कि बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति जो बनाई है, राष्ट्र समिति जो बनाई है केसीआर ने, उसका और बीजेपी का टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस को कितना नुकसान करेगी और केसीआर को कितना फायदा है? देखिए त्यागी जी, जो सबसे रोचक स्थिति जो है, जो पिछली बार मेरी बात रह गई थी, सबसे रोचक स्थिति तेलंगाना में क्या है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है केसीआर की, वो ये चाहती है कि मेरे तीनों विरोधी मजबूत रहे। आपने कभी नहीं सुना होगा ये बहुत ही रोचक चीज है कि केसीआर ये चाहते हैं कि मेरे तीनों ही विरोधी मजबूत रहे। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस तो मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस रिसर्जेंट है लगातार वहां पर कर्नाटका के बाद, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, सारे पैनलिस्ट ने ये बात मानी भी। बाय द डे दे आर ग्रोइंग फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि आम आदमी ने वहां ये समझ लिया है कि कविता को गिरफ्तार ना करना सीधा सीधा मतलब है कि सांठगांठ है भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस की। कारण सबको स्पष्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे चौड़े स्टेक्स नहीं है तेलंगाना में, ये सबको पता है, लेकिन दो बाई स्टेक्स है, मिनरल्स है, फूड मटेरियल्स है, टोबैको है। राजनीतिक स्टेक्स की मैं राजनीतिक स्टेक्स और स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ त्यागी जी। उनकी जो हैसियत है वहां पर वो कुछ थी ही नहीं। पहले भी एक ही सीट जीते थे, लेकिन उसमें हुआ क्या कि 2 बाई इलेक्शन जीत लिए उन्होंने और 2 नगर निगमों में अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद उनको लगा कि यस वी कैन कम रियली द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। लेकिन जब कर्नाटक का रिजल्ट आया और उसके बाद जो वर्टिकल फॉल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का विदाउट एनी रीजन, वो साधारण बात है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के जुगलबंदी को एक बात का पता है कि उनके लिए जो सीटें 5-7 कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, क्योंकि सरकार तो बढ़ने जा नहीं रही है तेलंगाना में, वो इनको नाराज कभी किसी सूरत में नहीं करेंगे चंद्रशेखर राव में, क्योंकि ये उनको क्राइसिस के समय में काम आएंगे। जहां तक लोकसभा की बात है, तमाम बिल पास कराने होते हैं और सारी चीजें, एक पक्ष वो है। दूसरा, जो केसीआर जो है वो तो घाघ राजनेता है और उनकी आईएमएम से भी उतनी ही क्लैरिटी की अंडरस्टैंडिंग है। अब कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या हुआ है त्यागी जी, वो बहुत समझने की बात है, बारीक चीज है वो, कि अब ये मैसेज पूरे देश के मुसलमानों को जा रहा है कि अगर मोदी का कोई इलाज है तो वो केवल कांग्रेस है। ऐसे में जो मुसलमानों का जो वोट है, जो अभी तक स्प्लिट होता था, वो ओवैसी भी समझ रहे हैं, केसीआर भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है कि वो कहीं ना कहीं, कितना होगा वो बाद की बात है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ आएगा, एक क्रेडिबल उसके लिए चैलेंज के लिए बीजेपी को। अब इस सूरत हाल में देखिए, बीजेपी हैज नथिंग टू लूज नथिंग टू गेन, लेकिन अगर केसीआर वहां पर कायम रहते हैं तो उनको दिल्ली में लाभ है। कांग्रेस पार्टी को क्या है कि उनके पास जो स्टेक्स हैं यहां पर वो हाई इसलिए हो गए कि पहले दिक्कत क्या थी कि उनके पास ना तो बहुत लंबा चौड़ा काडर था, ना केसीआर के खिलाफ कोई माहौल था। अब वो सारी चीजें धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है एंड कांग्रेस इज गेनिंग बाय द डे। वो वहां तक पहुंचेंगे या नहीं 69 के आंकड़े तक, वो एक अलग पक्ष, 61 तक, लेकिन असली चीज जो है त्यागी जी वो समझने की ये है कि मुस्लिम बीजेपी को, मुस्लिम एआईएमएम को छोड़े कितना कांग्रेस की तरफ आता है, कांग्रेस कितने मुस्लिम को प्रभावित कर पाती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, बीआरएस पूरे तेलंगाना के अंदर है, इसीलिए वो चाहती है कि उसका जितना मजबूत विरोध तीनों ये मिलकर करें उसको लाभ हो, क्योंकि उनकी वोट बटेंगी और बीआरएस का जो वोट बैंक है वो क्लियर है। खासतौर पे जो 58 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो बीआरएस के दीवाने हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने चुनौती क्या है कि वो जो यंगस्टर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, जो तमाम कैरियर अपॉर्चुनिटी जिनकी खत्म हो गई है, राहुल गांधी उनके ऊपर डोरी डालेंगे। तो वहां पर जो पूरे के पूरे हालात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं खड़ी है, उनको केवल दिल्ली दिख रही है। और हाल के दिनों में जो उन्होंने सेटिंग की है, जो कविता को ना गिरफ्तार करके, उसका मैसेज इनके लिए खराब है, केसीआर के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक गेट था साउथ में, वो था कर्नाटका, वो इफेक्टिवली बंद हो गया है फॉर द टाइम बिंग, और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास, जैसा एक साथी ने कहा कि संसाधनों की भी दिक्कत अब कुछ कम होगी कांग्रेस पार्टी के पास, उतनी तो नहीं होगी बीजेपी जितनी, लेकिन चूंकि बीजेपी का 3 स्टेट में बड़े स्टेक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़े स्टेक है, उतना जोर वो शायद ही तेलंगाना में लगाए, क्योंकि उनकी टेस्ट, जैसा आपने कहा, अंडरस्टैंडिंग हो गई है चंद्रशेखर राव से। तो तेलंगाना का चुनाव तो जो देखा जाना है बिटवीन दी लाइन,
वो ये देखा जाना है कि कौन, देखिए। और हाँ, एआईएमएम की एक और बात मैं कहने भूल गया, जो असलियत बात है ना, एआईएमएम का पूरी दुकान जो है मुस्लिम वोट्स के ऊपर है, और वो अभी तक उनका ये भी है कि वो चंद्रशेखर राव से मिलकर भी चलते हैं एक स्टेज तक। अब अगर एक ये मैसेज चला गया कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो ओवैसी को भी एक ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि वो कहां खड़े हुए हैं। और ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस के लिए वो भी विन विन सिचुएशन बनती है। उसको कितना वो कैश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखने की बात है, लेकिन इकलौता ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां का सिटिंग मुख्यमंत्री ये चाहता है कि उसके तीनों विरोधी मजबूत रहे ताकि उसका काम चल जाए। ये कहीं और नहीं होता है। जितने वो आपस में लड़ेंगे तीनों, उतने उनको फायदा है, वोट बटेंगी और उनका कैडर पहल तेलंगाना है। ये सिचुएशन वहां की ग्रास रूट की है। एक बात पक्की है, तीनों पार्टियां नीचे आ रही हैं कर्नाटक के चुनाव के बाद, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो एआईएमएम हो। और कोई एक पार्टी रिसर्जेंट हुई है तो वो कांग्रेस है। वो कितनी होगी, वो चुनाव तक मोमेंटम रख पाएगी नहीं रख पाएगी, चुनाव कैसे लड़ेगी, अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस को कैसे दूर करेगी, गुटबाजी को कैसे कम करेगी, वो सारे फैक्टर्स टैगजी देखे जाने हैं। लेकिन एक चीज निश्चित है कि वहां पर कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा लाभ मिलेगा।